फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस की क्रांति का दो कारण था। एक क्या था? निरंकुश शासन। जो लुई 16वां था वो निरंकुश शासक था और ये अपने राज परिवार में ज़्यादा पैसे, ठीक है, वेस्ट करता था और जनता में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो पहला कारण ये निरंकुश जनता, ठीक है, निरंकुश शासक। और दूसरा कारण था कि यहाँ की जनता विद्रोह कर दी, ठीक है। अपन इसको इस तरह समझते हैं अब। जो फ्रांस का राजा था लुई 16वां, उसके शासन का अंत करने के लिए वहाँ की जनता ने क्रांति की। उसको बोलते हैं अपन फ्रांस की क्रांति। ये किससे प्रेरित थी? अमेरिका की क्रांति से। अमेरिका का क्रांति कब हुआ था? 1776 और 1783। 1773 को वहाँ बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी, ठीक है। यहाँ से अमेरिका में क्रांति की आग भड़की थी। उसके बाद 1776 को अमेरिका के लोगों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, लेकिन इंग्लैंड जो वहाँ राज कर रहा था उसने 1783 में अमेरिका को स्वतंत्र किया। तो 1783 और 1789 कितने साल का फ़र्क है? 6 साल। तो ये जो 6 साल में यहाँ अमेरिका से क्रांति कहाँ पहुँच गई? फ्रांस पहुँच गई, ठीक है। तो लुई 16वां का शासन कायम करने के लिए यहाँ पे क्रांति हुई। अपन कल 3 पढ़े थे। किसी भी देश में क्रांति करने के लिए उस देश में सामूहिक एकता का होना जरूरी है। तो सामूहिक एकता के लिए 3 चीज़ जरूरी है। एक क्या है? अपना खुद का क्षेत्रफल निर्धारित रहना चाहिए। एक आपका खुद का झंडा रहना चाहिए, ठीक है। इसका क्या झंडा था? इसका भी तिरंगा झंडा था। क्या क्या कलर था तिरंगे झंडे का? 1 2 3। ऊपर क्या था? नीला ब्लू कलर, और ये सफ़ेद और ये लाल कलर। ये क्या का प्रतीक था? स्वतंत्रता, समानता और ये बंधुता, ठीक है। और एक क्या बोले थे अपन? भाषा, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, जो पेरिस में बोली जाती थी। क्या थी? फ्रेंच। फ्रेंच भाषा जो थी यहाँ की राजधानी पेरिस में ज़्यादातर इलाकों में बोली जाती थी। उसको इन्होंने अपना राष्ट्रीय भाषा बनाया। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा। और पूरे देश में फ्रेंच भाषा को मान्यता प्रदान की। जैसे अपने यहाँ कौन सा भाषा है? हिंदी, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, ये सब अपना राष्ट्रीय भाषा है। 22 भाषा है टोटल। तो ये अपना फ्रेंच भाषा इन लोगों ने बनाया और राष्ट्रीयता को बढ़ाया, ठीक है। और साथ ही साथ एक पितृभूमि का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, भूमि को बचाने के लिए पितृभूमि का कॉन्सेप्ट लाया कि लोग अपने घर को, अपने ज़मीन को, पिता का ज़मीन है करके अच्छे से देखभाल करें और लड़ाई लड़े, ठीक है। इसलिए पितृभूमि का कॉन्सेप्ट लाया। और जब कहीं भी लड़ाई होता है तो संगठन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फ्रांस में एक संगठन बना, इसको बोलते हैं अपन जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब बना, ठीक है। ये अहिंसक थे और बहुसंख्यक थे। संख्या में बड़े थे। जैसे अपन कल पढ़े ना, संसद में कितने अंक थे? फ्रांस की संसद में 3 अंक थे। ये एक जो वहाँ के पादरियों का वर्ग था वो संसद में बैठते थे, और ये 1-2 बैठते थे कुलीन, जो राजा महाराजा रहते थे, और एक आम जनता, ठीक है। जो आम जनता थी वो कौन थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जो बहुसंख्यक थे। लगभग 96%
96% लोग, जो वहाँ के टोटल जनसंख्या के 96% भाग कौन था? आम जनता थी, जो वहाँ की पार्लियामेंट में बैठते थे। ठीक है, तो उन्होंने जैकोबिन क्लब का गठन किया। और भारत से कौन कौन थे जैकोबिन क्लब में? एक था टीपू सुल्तान, भारत से भी टीपू सुल्तान थे, उसने जैकोबिन क्लब में अपना हिस्सेदारी लिया था। और उसके बाद आते हैं अपन, जैकोबिन क्लब हो गया, अपन एक और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जो पहला क्या था? कुलीन और पादरी, और तीसरा कौन सा था? आम। राजा जो लुई 16वां था, उसके शासन से त्रस्त खा के लोगों ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की। तो राजा ने संसद को, जो आम लोगों का संसद था, उसे राजा ने चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दी और आम लोगों को घुसने नहीं दिया। तो आम लोग कहाँ गए? आम लोग गए टेनिस कोर्ट, जो टेनिस का मैदान रहता है, वहाँ आम लोग गए और वहीं पर बैठ के इन्होंने अपना संविधान बनाने के चालू कर दिया। और यहाँ से फिर से राजा के सिपाही यहाँ पर आए, कहाँ? टेनिस कोर्ट में। और टेनिस कोर्ट से यहाँ गए वास्टिल दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, वास्टिल का जो किला था, वहाँ सब आम को डाल दिया गया। ठीक है, आम मतलब आम लोग है ना, ठीक है, आम लोगों को यहाँ पे डाल दिया गया और कुछ समय पश्चात लोगों ने आकर इसे सब लोगों को छुड़वा लिया। ठीक है, ये हो गया फ्रांस का। फ्रांस अभी 1789 से 1804। ठीक है, 1789 में क्रांति हुआ और 1793 में जो लुई 16वां है, उसको जनता ने फांसी दे दी है। जनता ने इसको घेर कर फांसी दे दी है। कब? 1 जनवरी है, जनवरी 1793। ठीक है, 1793 में लुई 16वां को फांसी दे दिया और खुद यहाँ की जनता राजतंत्र में शामिल हो गए। अभी गणतंत्र हुआ नहीं है, अभी राजतंत्र ही है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? 1789 से 1804 तक यहाँ की जो लोकल जनता है, ठीक है, वो शासन करती है। और 1804 में जब लोकल जनता कमज़ोर होती है तो नेपोलियन आकर यहाँ पे अपना अधिकार जमा लेता है और अपने को खुद का यूरोप का स्वामी बोलता है और फ्रांस में अपना सम्राट खुद को घोषित कर देता है 1804 में। तो 1804 से लेकर 1815 तक ये यूरोप का बॉस रहता है। कौन? नेपोलियन। जब नेपोलियन 1804 में गद्दी पे बैठता है, सम्राट बनता है जब फ्रांस का, तो ये अपना एक संहिता लाता है। संहिता मतलब नियम कानूनों का संग्रह, जिसको संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना लाता है नेपोलियन कोड लाता है कि लोग इस जो संविधान में लिखा होगा, जो इसके कोड में लिखा होगा, उसी हिसाब से यहाँ पर रहेंगे। तो इसमें बहुत सारे नियम हैं, मैं आपको एक दो ही बता देता हूँ कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और यहाँ पे जो भूमि अधिकार दिया गया और संपत्ति में अधिकार दिया गया। ठीक है, ये नेपोलियन कोड की कुछ बातें हैं। नेपोलियन कोड बस याद रखना, इतना डीपली जाने की अपने को जरूरत नहीं है अभी। अब फ्रांस को हटा दो। फ्रांस अपन 1815 तक पहुंच गए। फ्रांस 1789 से 1804, फिर 1804 से 1815 कौन है? 1815 तक नेपोलियन। अब यूरोप में राष्ट्रवाद देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में कोई भी राज्य राष्ट्र नहीं था। 19वीं सदी में यूरोप में कोई भी राज्य राष्ट्र नहीं था। राष्ट्र जैसे भारत अभी राष्ट्र है, वैसे कोई भी राष्ट्र नहीं था। छोटे छोटे अपने अपने भूखंड में अपने अपने राजा हुआ करते थे। जो 19वीं सदी में यूरोप में कोई भी राज्य राष्ट्र नहीं था। तो कैसा था यूरोप? दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला, ठीक है, एक जो राजशाही वर्ग था, जो राजा महाराजा थे, और एक गरीब वर्ग था। ठीक है,
अब फिर औद्योगिक क्रांति हुई 19वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का आना हुआ, रोजगार मिला लोगों को, तो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, ये मध्यम वर्ग क्या था? ये उदार था। उदार था मतलब राजशाही राजा अपने हित के लिए प्रजा को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये मध्यम वर्ग था, ये सब देखे थे, ऊपर नीचे दोनों का इसको अनुभव था, तो ये क्या था? उदारवाद था। तो ये क्या चाहते थे? स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने को 3 वर्ग देखने को मिलता है यूरोप में। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हमने को मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। पहले सिर्फ 2 ही वर्ग थे, एक राजशाही वर्ग था जिसको अपन कुलीन वर्ग भी बोलते हैं, और एक गरीब वर्ग था। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं अपन नेपोलियन में। (1815) ठीक है, 1889 से 1804 लोकल जो राजतंत्र के शासक थे उन लोग का शासन था। ठीक है, और 1804 से 1815 नेपोलियन। ठीक है, 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू एक जगह का नाम है। ये मैदान जगह है, वो मैदान है, ये कहाँ है? बेल्जियम में है। जो बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं, लिख लो, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, क्योंकि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था महत्वपूर्ण युद्ध था। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेपोलियन, एक तरफ नेपोलियन था और एक तरफ 4 राष्ट्र थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया, रसा, रूस और ब्रिटेन। वाटरलू का मैदान कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध, जिसको पूरे यूरोप का निर्णायक युद्ध भी मानते हैं अपन, तो इसीलिए यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं बेल्जियम को। हो गया, ऑस्ट्रिया, रसा, रूस और ब्रिटेन, ये चारों देश मिलकर किससे लड़े थे? नेपोलियन से, और नेपोलियन यहाँ पर हार गया था, और नेपोलियन की शक्ति का अंत हो गया था। तो नेपोलियन यहाँ पर हार गया। 1815 में अब कौन आएगा फिर? अब फिर से जो पुराने राजा थे, जो गए थे 1889 से 1804 तक जो राज कर रहे थे, जो रूढ़िवादी थे, राजतंत्र थे, वो फिर से आ जाएंगे यहाँ 1815 से 1830 तक। ठीक है, फ्रांस में 1830 तक कौन रहेंगे? फिर वही रूढ़िवादी राजा रहेंगे फिर से। फिर 1830 में एक क्रांति होती है, फिर से ना दूसरा क्रांति है। कहाँ का क्रांति है? फ्रांस का। फ्रांस का दूसरा क्रांति कब होता है? 1830 में। फिर 1830 में जनता फिर विद्रोह करती है। तो यहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र बनाती है, मतलब संविधान बनाया जाता है और उसके अंदर राजा को काम करना रहता है। तो ये कौन बनता है फिर? लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा बन जाता है। कब बन जाता है? 1830 में। 1815 से 1830 तक ये फिर से यहाँ जो राजतंत्र थी, रूढ़िवादी राजतंत्र, वो राज करती है। उसके बाद 1830 के बाद से संवैधानिक राजतंत्र, संविधान के माध्यम से लुई फिलिप राजा बन जाता है। तो ये कब तक रहता है? 1848 तक। ठीक है, और 1848 में यहाँ की जनता भुखमरी का शिकार हो जाती है। मतलब लुई फिलिप जो है संभाल नहीं पाता, ये जो लुई फिलिप है अपने शासनकाल को संभाल नहीं पाता अच्छे से, जनता भुखमरी का शिकार हो जाती है और विद्रोह करने लगती है। तो ये लुई फिलिप भाग जाता है। ठीक है, भाग जाता है। तो यहाँ पर फाइनली 1848 में फ्रांस में रिपब्लिक बन जाता है, गणतंत्र बन जाता है। 1848 में गणतंत्र बन जाता है और 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मताधिकार करने का
ठीक है। 1848 में रिपब्लिक बन जाता है और 21 वर्ष से अधिक के लोगों को मताधिकार करने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। फाइनली यहाँ से 1848 से फ्रांस आज़ाद हो जाता है, ठीक है। हो गया फ्रांस आज़ाद। अब और कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये फ्रांस का पूरा हिस्ट्री है, अपन एक लाइन कर दिए, बुक में अलग अलग खंड में दिए हुए, इसलिए ऊपर में लिख दिया हूँ 1889 से 1804 जो पुराने यहाँ पर राजतंत्र था, ठीक है। और राजतंत्र को हटाने के लिए यहाँ पर युद्ध हुआ 1889 में, क्रांति, ठीक है। सभी लोग देखें एक बार, उसके बाद लिखना। पहले राजतंत्र था, उसके बाद 89 में राजतंत्र को ही हटाने के लिए, कौन सा राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र को हटाने के लिए क्रांति हुआ 89 में। तो 89 में हट गया और कौन सा आ गया यहाँ के जो लोकल गवर्नेंस है, वो भी क्या थे, राजतंत्र ही था, लेकिन वो इससे मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से जनता का देखभाल करते थे, जनता के द्वारा बैठाए गए प्रतिनिधि ये थे, ठीक है। उसके बाद 1804 में यहाँ की जनता की जो खामी है उसको देखकर कौन आ गया, नेपोलियन आ गया। नेपोलियन आया तो 15 तक टिका रहा नेपोलियन, और 15 में वाटरलू का युद्ध हुआ, वाटरलू के युद्ध में हार गया। फिर 15 से लेकर 30 तक फिर से ये जो यहाँ पर 89 के बाद जो आए थे ना, उन लोग फिर से यहाँ पर राजतंत्र में आ गए, ठीक है। उसके बाद 30 में संवैधानिक राजतंत्र बना, कौन, फ्रांस। संवैधानिक राजतंत्र बना तो लुई फिलिप शासक बना। फिर 48 तक शासक रहा, 48 में अपने शासन को नहीं संभाल पाया तो भुखमरी और विद्रोह हुए, तो यहाँ पर फाइनली गणतंत्र रिपब्लिक बन जाता है और 21 वर्ष से अधिक लोगों को मताधिकार करने का यहाँ पर अधिकार मिल जाता है और फ्रांस आज़ाद हो जाता है, ठीक है। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ लो। अभी अपन पढ़ेंगे इटली और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। तो ये मेस्सिनी नाम का एक व्यक्ति था, कहाँ का था, इटली का था। इन्होंने क्रांति की भावना को जगाए रखने के लिए गुप्त संगठन बनाया और उसका नाम था, एक का नाम था यंग यूरोप। किसका संगठन का नाम था, यंग यूरोप और यंग इटली, दो संगठन बनाया। और इसका एक कथन है जो मेटरनिक है, इसने कहा है कि ये हमारी व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आपको क्लास के बाद इसको और अच्छे से बता दूंगा। मेटरनिक ने कहा है किसके बारे में, मेस्सिनी के बारे में, कि ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन दुश्मन है, मेस्सिनी, ठीक है। अब इसको हटाओ, एक छोटा छोटा टॉपिक है ये, इसका कथन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटरनिक का एक कथन पिछले साल पूछा गया है। एक कथन पूछा गया है मेटरनिक का कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप के लोगों को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये किसका कथन है करके, तो ये मेटरनिक का कथन है, ये पूछा गया है पिछले साल का सवाल, मैं कल ही बताया था शायद, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं अभी जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी 39 भागों में बटा हुआ था। जैसे भारत ने 562 देसी रियासतें थी आज़ादी से पहले, उसको कौन एक किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वैसी जर्मनी 39 भागों में बटा हुआ था। इसमें दो मेन थे, एक था प्रसा जिसको इंग्लिश में प्रूसिया बोलते हैं, और एक था ऑस्ट्रिया, ठीक है। एक प्रसा एक ऑस्ट्रिया। तो ये प्रसा का सीएम था, कौन था, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क इसका पूरा नाम है। तो ये प्रसा का सीएम था। प्रसा एक राज्य थी, इसके अंदर एक राजा थे, राजा के अंदर ये सीएम था। तो इसने जर्मनी का एकीकरण करने की बात सोची, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रिया बीच में आ रहा था क्योंकि ये जो जर्मनी था, जर्मनी का अधिकतर भाग किसके पास था, ऑस्ट्रिया के पास, और ये सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो 7 वर्षों तक युद्ध लड़ते रहा, किससे, ऑस्ट्रिया से। बगल में फ्रांस था क्योंकि फ्रांस का भी कुछ क्षेत्र इसके पास था, और एक था रूस। ये तीनों जो मेन देश है इसके साथ लड़ाई करके बिस्मार्क जीतता है और 7 वर्ष लड़ते रहता है, और 1871 में फाइनली जर्मनी का एकीकरण कर देता है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जर्मनी का एकीकरण है, कौन है? बिस्मार्क करता है। और भारत का एकीकरण कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार पटेल को। क्योंकि जो देसी रियासतें थी उसको उसके मंत्रालय का अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो 562 देसी रियासतें थी आज़ादी के पहले, उसको पूरा एक इंडिया बनाया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसीलिए इसको बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने 39 संघों को एक राष्ट्र बनाया था, जर्मनी। अब एक थर्ड चैप्टर बता है इटली का एकीकरण। बाकी ये जो एक चैप्टर है अपना वो ख़त्म हो जाएगा। इटली का एकीकरण। इटली भी वैसे ही था। इटली कितने भागों में बटा हुआ था? 7 संघों का समूह था कौन? इटली। समूह नहीं था, 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। संघ बाद में बनता है जब एकीकरण होता है। तो मान लो ये इटली है, ठीक है, ये उत्तर कहलाएगा, ये मध्य है और ये दक्षिण है। तो उत्तर में जो भाग था उसमें ऑस्ट्रिया के राजाओं का प्रभुत्व था, ठीक है। ऑस्ट्रिया बगल में देश है, उसके राजाओं का प्रभुत्व था। और नीचे में स्पेन के राजाओं का प्रभुत्व था। और बीच में पोप, जो वहाँ के पादरी है, जो क्रिश्चियन में मेन होते हैं, उसका पोप बोलते हैं। तो पोप का प्रभुत्व मध्य में था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के जो क्या बोलना चाहिए साम्राज्य था, वो तो अपने आप में बड़ा साम्राज्य था, लेकिन यहाँ पास आके उन लोग और शासन कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को और स्पेन के साम्राज्य को, दो को हटाना बहुत ज़रूरी था। तो एक गैरीबाल्डी नाम है, उन्होंने स्पेन के राजाओं को हराया और इसको स्वतंत्र कराया, इसको दक्षिण इटली को, ठीक है। और एक है कैवर, है ना, कैवर नाम का जो व्यक्ति है, उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजाओं को यहाँ पर हराया और ऑस्ट्रिया के जो अधीन क्षेत्र थे उत्तरी इटली में, उसको जीत लिया। तो उत्तर और दक्षिण दोनों जीत आ गया, एक गैरीबाल्डी और एक कैवर। तो ये मध्य में जो बता था पोप, इन्होंने खुद आत्मसमर्थन कर दिया, ठीक है। तो गैरीबाल्डी और कैवर, ये दोनों को क्या बोला जाता है? जर्मनी एकीकरण का नायक बोला जाता है। लेकिन ये जो कैवर है उसको इटली का बिस्मार्क बोला जाता है, क्योंकि कैवर ने ही शुरू किया था। शुरू में कैवर ने ही नींव डाली थी और कैवर ने ही आगे चलकर दोनों में साथ दिया था। यहाँ का नायक तो गैरीबाल्डी था, यहाँ का कैवर, और यहाँ तो खुद आत्मसमर्पण कर दिया। तो कैवर को बोला जाता है इटली का बिस्मार्क। ये कब की बात है? 1861, ठीक है। इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। और जर्मनी का कब हुआ था? 1871। अब तीनों में कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म हो गया, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आना है। 10-15 क्वेश्चन मैं निकाल दिया हूँ, कल आपको क्वेश्चन मैं दे दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ठीक है, अभी पढ़े, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए, ठीक है। टेनिस कोर्ट संबंधित है। ऑप्शन देख लो एक बार, सभी जितना अपन पढ़े हैं सब ऑप्शन में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन कोड, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो क्या आएगा? फ्रांस की क्रांति। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त सही है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, ठीक है। और एक है गुप्त संगठन किसने बनाया था? बिस्मार्क, मेस्सिनी, नेपोलियन, गैरीबाल्डी। अपन पढ़े ना अभी, मेस्सिनी गुप्त संगठन बनाया था। क्या था? यंग यूरोप और यंग इटली, ठीक है। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? कैवर, ठीक है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? मेटरनिक, मेजिनी, लुई फिलिप, गैरीबाल्डी। यही बताया हूँ मेटरनिक का। ये क्वेश्चन
22 में पूछा गया है यशस्वी में। एक क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन है जो पिछले साल आया था, तो इसीलिए वो वाला कथन लिखवाया हूँ जो ना इसी के संबंधित लिखवाया हूँ, क्योंकि कथन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी इतना अपन पढ़े, एक क्वेश्चन नहीं पूछा है, यही से क्वेश्चन पूछा है चैप्टर से। ठीक है। भारत का स्मारक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई 1848। ठीक है। फ्रांस में अपन 1789 में क्रांति हुई। ठीक है। 1804 में नेपोलियन आया, 1815 तक रहा, 1815 से लेकर 1830 तक यहाँ फिर राजतंत्र आ गया। ठीक है। उसके बाद 1830 से 1848 तक कौन रहा? लुई फिलिप रहा। ठीक है। उसके बाद 1848 में भुखमरी और विद्रोह के कारण लुई फिलिप का अंत करके यहाँ पर फाइनली गणतंत्र बना दिया गया। ठीक है। 1848 वास्तविक दुर्ग का संबंध है। इसमें ज़्यादा नहीं दिया है ऑप्शन, तो फ्रांस की क्रांति स्पष्ट ऑप्शन है, समझ आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा अंदर से नहीं देगा, ऊपर ऊपर का देना चाहिए। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मेटरनिक है, किससे कहा? ठीक है। जोसेफी मैस्सिनी। ठीक है। तो इतना अपन क्वेश्चन कर लिए, और जो क्वेश्चन होगा मैं करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चन यहीं से आना है। एक बार ध्यान रखना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना अपन पढ़ा है उतना काफ़ी है। क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर से ज़्यादा पूछ रहा है। जो अपन एक चैप्टर पढ़े अभी यूरोप में लास्ट बात, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना है। तो बताया ना, एक क्वेश्चन कहाँ से दिया है? क्वेश्चन ये कथन से क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है अपन को। ओवरऑल एक चार्ट के याद रखना है और उसी से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है। तो मैं बाकी क्वेश्चन और दे दूँगा, और कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना। ठीक है।